नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक चल रहा था साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपर्दन चक्र की संकल्पना। अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने देखा कि धरातल पर कोई उत्थित भूभाग है, जब वो अपर्दन और निक्षेपण के कारकों के द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एक अपर्दन चक्र के अंतर्गत संचालित होता है। इसके अंतर्गत हमने डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र है वो पढ़ रहे थे। डेविस का अपर्दन यानी डेविस का भौगोलिक चक्र हम लोगों ने पढ़ा कि डेविस के अनुसार कि कोई भूदृश्य है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। संरचना से तात्पर्य यहाँ पर है चट्टान की भू आकृतिक जो भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार की है, चट्टान की पारगम्यता कैसी है, शैलों की संरचना किस प्रकार सी है, नमन अक्ष है वो किस प्रकार का है। तो जिस प्रकार की संरचना है उसी के आधार पर तो संरचना, प्रक्रम से तात्पर्य है उस संरचना के ऊपर यानी भूभाग के ऊपर कार्य करने वाले जो प्रक्रम है। प्रक्रम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा धरातल में जो उत्पन्न विषमता है उनको समतल करने का कार्य है वो किया जाता है बाहरी प्रक्रमों के द्वारा। अवस्था से तात्पर्य है कि एक जो भूभाग है वो किस अवस्था के अंतर्गत एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके बदलने में समय किस प्रकार से लगता है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ये अवस्थाएं निर्भर करती है चट्टान की संरचना के ऊपर कि वहाँ की जो चट्टान है वो किस प्रकार की है। यदि वहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं यानी कठोर चट्टानें हैं तो उस भूभाग के ऊपर एक लंबे समय तक अपर्दन का कार्य चलता रहेगा, जबकि यदि कठोर चट्टान है तो शीघ्र ही वहाँ पर अपर्दन चक्र की जो युवावस्था है वो संपन्न हो जाएंगी और वो अवस्थाएं तीव्र गति से संचालित होंगी। तो इस प्रकार से डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं के विभिन्न कार्य हैं उनको बताया। इसके बाद डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था भौगोलिक चक्र की मान्यताएं कि डेविस ने जब अपना भौगोलिक चक्र प्रतिपादित किया तो उससे संदर्भ में कुछ मान्यताएं देखी थी कि स्थल रूप है। हमने विभिन्न मान्यताओं को पढ़ा कि जो धरातल का स्थल रूप है वो आंतरिक और बाह्य कारक हैं, इनकी क्रियाओं का प्रतिफल होता है। पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार धरातल का जो व्यवस्थित क्रम है वो उत्पन्न होता है। इसके बाद उन्होंने अपनी मान्यता में माना कि चक्र की जो अवधि है, अपर्दन चक्र जब संचालित होता है तो उसके दौरान अंतिम अवस्था तक जलवायु है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्थलखंड का उत्थान है वो तीव्र गति से होता है, फिर लंबे समय तक उसमें स्थिरता है वो बनी रहती है। डेविस ने उत्थान की अवधि है उसको चक्रीय अवधि में सम्मिलित नहीं किया है, उसको अपर्दन चक्र की तैयारी की अवस्था के रूप में इन्होंने संबोधित किया। डेविस का मानना था कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसके बाद हमने डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसका ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया। हमने एक आरेख बनाया जिसमें उन्होंने OY अक्ष और OX अक्ष, तो OY अक्ष पर तो स्थलखंड की ऊंचाई और OX अक्ष पर समय को लिया गया और वहाँ पर विभिन्न प्रकार से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के अंतर्गत इन्होंने अपने अपर्दन चक्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया। इसके बाद इसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके बाद डेविस ने अपना जो अपर्दन चक्र है उससे 3 अवस्थाओं में संचालित होता हुआ माना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। कि युवावस्था में क्या होता है कि कोई भी भूभाग है उसके ऊपर छोटी छोटी अवनलिकाएँ हैं वो शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं जिससे कि घाटी की तली का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद घाटी लगातार है वो गहरी होती जाती है जिससे कि आपकी जलप्रपात है, क्षिप्रिकाएँ हैं, इनकी क्रियाएं हैं वो संचालित होती है। इसके अलावा
जल गति क्रिया, तली का अपघर्षण है, छेदन क्रिया है, घोलीकरण है, इसके द्वारा जो घाटी के किनारे हैं वो संकरे और खड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद युवावस्था में देखा कि युवावस्था में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन स्थलाकृतियों में आपकी वी आकार की घाटी है, ठीक है, गॉर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, छिप्रिकाएँ हैं, ये बनती हैं। इसके बाद हमने प्रौढ़ावस्था देखी कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि घाटी की चौड़ाई है वो गहराई की तुलना में बढ़ती जाती है, पार्श्विक अपर्दन है वो अधिक होने लगता है। पार्श्विक अपर्दन होने से जो नदी का वेग है, क्योंकि ढाल कम हो जाता है, ढाल में कमी आने के कारण वेग में कमी उत्पन्न हो जाती है, और उच्चावच है उसमें लगातार अपर्दन के कारण कमी आती रहती है, जिसके कारण किस प्रकार से जल के प्रवाह के वेग में कमी के कारण परिवहन की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। फिर हमने वृद्धावस्था देखी कि वृद्धावस्था के अंतर्गत किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो लंबवत अपर्दन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्षैतिज अपर्दन होता है, नदी घाटी चौड़ी हो जाती है, और जो उच्चावच हैं वो लगातार तेजी से समाप्त होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद स्थल खंड है वो एक संप्राय मैदान यानी पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। केवल एकांकी पहाड़ी युक्त कुछ कठोर चट्टानें हैं वो दिखाई देती है, जिनको डेविस ने मोनार्ड नाक है उसका नाम दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने आपकी पिछली क्लास है उसके अंतर्गत पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन, इसके बारे में देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। देखिए, डेविस ने जब अपना भौगोलिक चक्र दिया 1899 से 1950 तक इसके भौगोलिक चक्र को व्यापक रूप से समर्थन मिला था, लेकिन डेविस की जो सर्वप्रथम आलोचना है वो जर्मन विद्वान वाल्टर पेंक के द्वारा की गई, और उन्होंने सर्वप्रथम आपत्ति इस भौगोलिक चक्र के संदर्भ में भौगोलिक चक्र शब्द पर ही लगाई थी। पहली आलोचना की थी कि जो भौगोलिक चक्र शब्द है वो सही नहीं है, इसके स्थान पर क्रमिक विकास होना चाहिए, और चक्र शब्द का प्रयोग है वो इन्होंने भ्रामक बताया, ठीक है। अगली जो आलोचना है कि स्थल खंड में तीव्र गति से उत्थान और फिर दीर्घ काल तक उसमें स्थिरता बनी रहती है, तो इसकी भी आलोचना हुई कि स्थल खंड है उसमें उत्थान है वो दीर्घ काल तक लंबे समय तक होता है, और पटल विरूपण की क्रियाओं के द्वारा ये संपन्न होता है। उसके बाद अपर्दन चक्र की नामावलियों के ऊपर विद्वानों ने इसकी आलोचना की कि इन्होंने मानव जीवन से मिलती हुई युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का प्रयोग अपने भौगोलिक चक्र में किया, जिसकी तुलना है वो मानव जीवन से की जाती है। लेकिन मानव जीवन में जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो निश्चित समय पर आती हैं, किंतु स्थलाकृतियों के संदर्भ में ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जो आपत्ति हुई डेविस के भौगोलिक चक्र की वो आपकी उत्थान और अपर्दन की क्रिया के ऊपर हुई। डेविस ने माना था कि स्थल खंड में पहले क्या होता है, उत्थान होता है, और उसके बाद जब उत्थान की समाप्ति होती है तो उसके ऊपर अपर्दन शुरू हो जाता है, जबकि प्रकृति में ऐसा नहीं होता कि कोई जो बाहरी प्रक्रम है ये इंतजार करेगा कि कब उत्थान हो और उसके ऊपर कब अपर्दन शुरू किया जाए। इसके बाद डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में जो स्थलाकृति है उसको संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम माना, जबकि पेंक ने उत्थान और निम्नीकरण की जो दर होती है उसको प्रतिफल बताया था। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने डेविस के भौगोलिक चक्र की आलोचनाएं की, उसको हम यहाँ पर अब डिटेल से देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। देखिए, डेविस का जो भौगोलिक चक्र है
डेविस के भौगोलिक चक्र को 1899 से 1950 तक व्यापक समर्थन मिला। ठीक है, इस अवधि में इसको बड़ा समर्थन है वो मिला था। सर्वप्रथम जो डेविस की आलोचना की गई, सर्वप्रथम डेविस के विचारों की आलोचना जर्मन विद्वान थे, तो जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक के द्वारा की गई। जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक के द्वारा की गई। जो डेविस के विचार हैं उनकी आलोचना, जर्मनी का था ये विद्वान, और इसकी जो आलोचनाएं हैं ये आलोचनाएं निम्न है। ये आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। अब क्या क्या आलोचनाएं हुई उनको हम देखेंगे। देखिए, पहली आलोचना जो डेविस के विचारों की हुई कि सर्वप्रथम जो आपत्ति है विद्वानों को, सर्वप्रथम आपत्ति भौगोलिक चक्र शब्द के ऊपर है। ठीक है, सर्वप्रथम आपत्ति भौगोलिक चक्र शब्द पर है, क्योंकि स्थल रूपों के विकास को दिखाने के लिए चक्र शब्द का प्रयोग है वो यहाँ पर भ्रांतिपूर्ण है वो किया गया है। चक्र शब्द का प्रयोग भ्रांतिपूर्ण है। अब भ्रांतिपूर्ण किस प्रकार से है? क्योंकि चक्र का जो आशय है वो होता है किसी स्थान का विकास जिस बिंदु से आरंभ होता है उसी पर ही अंत भी हो जाता है। क्योंकि चक्र से आशय स्थल का विकास जिस बिंदु से शुरू होता है अंत भी उसी बिंदु पर होता है। इसलिए यहाँ पर जो भौगोलिक चक्र शब्द है इसके प्रयोग को भ्रांतिपूर्ण है वो माना गया है। विद्वानों ने चक्र के स्थान पर क्रमिक विकास शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया है। विद्वानों ने चक्र शब्द के स्थान पर क्रमिक विकास
शब्द का सुझाव दिया है। ठीक है, तो पहली आलोचना तो भौगोलिक चक्र शब्द को लेकर हुई। दूसरी आलोचना डेविस के भौगोलिक चक्र की गई। दूसरी आलोचना हुई कि स्थलखंड का तीव्र उत्थान होता है, ठीक है, और दीर्घ काल तक इसमें क्या बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। तो तीव्र उत्थान और फिर दीर्घ काल तक स्थिरता। इसकी भी विद्वानों ने आलोचना की है। आलोचना या आपत्ति की है कि भाई ऐसा नहीं होता कि स्थलखंड है उसका तीव्र गति से एक साथ विकास हो जाए और फिर लंबे समय तक उसमें स्थिरता बनी रहे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि स्थलखंड का जो उत्थान है वो तो लगातार जो पटल विरूपणी क्रिया है उनके द्वारा धीरे धीरे लंबे समय तक जाकर होता है। ठीक है, ये कोई अचानक होने वाला नहीं है। तो अगली आलोचना ये हुई। अगली आलोचना है अपर्दन चक्र की नामावलियों के ऊपर। नामावलियों पर अपर्दन चक्र की कौन कौन सी नामावलियों का उपयोग डेविस ने किया? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इन अपर्दन चक्र की नामावलियों पर भी विद्वानों ने आपत्ति की है। और यह आपत्ति क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने माना था कि स्थलाकृति के जीवन की तुलना मानव जीवन है उससे नहीं की जा सकती। स्थलाकृति के जीवन की तुलना मानव जीवन से नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसके अंतर्गत हमने देखा कि मानव जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो अपने निश्चित समय पर आती हैं, किंतु स्थलाकृति के विकास में ऐसा देखने को संभव नहीं है। मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आती हैं, किंतु स्थलाकृति के विकास में ऐसा संभव नहीं है। विकास में ऐसा संभव नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों आलोचनाओं को एक बार दोबारा देखिए।
कि सबसे पहली आपत्ति है वो भौगोलिक चक्र शब्द पर, क्योंकि चक्र से तात्पर्य होता है कि स्थल का विकास जिस बिंदु से शुरू होता है उसी पर उसका समाप्त हो जाता है। तो विद्वानों ने चक्र शब्द के स्थान पर क्रमिक विकास शब्द का सुझाव दिया है। दूसरी आलोचना कि तीव्र उत्थान और दीर्घ काल तक स्थिरता बनी रहती है, इसके ऊपर भी विद्वानों ने आपत्ति की कि ऐसा नहीं है कि एक साथ ही स्थलाकृति का विकास हो जाए। स्थलाकृति का विकास है वो लंबे समय में जाकर होता है। अगली आलोचना अपर्दन चक्र की नामावलियों पर की है। डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की नामावलियों का प्रयोग किया जो कि मानव जीवन से मिलती है, और मानव जीवन से स्थलाकृतियों के विकास की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मानव जीवन में तो ये अवस्थाएं निश्चित समय पर आती हैं, लेकिन स्थलाकृति विकास में ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्थलाकृति में वहाँ के चट्टानों की संरचना है वो मुलायम है, कोमल चट्टानों से वो स्थल रूप बना हुआ है, तो वहाँ पर एक अवस्था है वो शीघ्र ही संपन्न हो जाएगी, कम समय लगेगा उसको संचालित होने में, क्योंकि चट्टान की संरचना है वो कमजोर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संभव नहीं है। अगली आलोचना देखेंगे हम। अगली आलोचना देखते हैं हम डेविस के भौगोलिक चक्र की, कि देखिए सर्वाधिक जो आलोचना की गई वो की गई उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया पर। उत्थान व अपर्दन की प्रक्रिया पर सर्वाधिक आपत्ति है विद्वानों को। और ये सर्वाधिक आपत्ति क्यों है? क्योंकि डेविस ने उत्थान और अपर्दन है उसको अलग अलग माना था। क्योंकि डेविस ने उत्थान व अपर्दन को अलग अलग माना। ठीक है, जबकि प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि किसी भी अपर्दन के जो प्रक्रम है वो किसी भी स्थल रूप के उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि स्थल रूप का उत्थान होगा उसके बाद ही इसके ऊपर अपर्दन है वो शुरू किया जाएगा। उत्थान के साथ ही अपर्दन है वो शुरू हो जाता है। तो सर्वाधिक जो आपत्ति डेविस के भौगोलिक चक्र की हुई वो उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया पर, क्योंकि डेविस ने उत्थान और अपर्दन है उसको अलग अलग माना था, लेकिन उत्थान के साथ ही अपर्दन है वो शुरू हो जाता है। लेकिन उत्थान के साथ ही अपर्दन
शुरू होता है। तो इस मत के, डेविस के इस मत की भी आलोचना की गई। अगली आलोचना हम देखते हैं डेविस के भौगोलिक चक्र की। तो देखिए, डेविस ने स्थलाकृति को संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम माना। डेविस ने स्थलाकृति को संरचना, प्रक्रम व अवस्था का परिणाम माना। ठीक है, जबकि पेंक ने जो वाल्टर पेंक है, उन्होंने उत्थान और निम्नीकरण की दर जबकि पेंक ने उत्थान व निम्नीकरण की दर, ठीक है, उत्थान और निम्नीकरण की दर तथा दोनों प्रावस्थाओं के संबंध का प्रतिरूप बताया। तथा दोनों प्रावस्थाओं के संबंध का प्रतिफल बताया। तो इसके आधार पर भी इसकी आलोचना है वो की गई कि डेविस ने तो स्थलाकृति को संरचना, प्रक्रम, अवस्था का परिणाम माना था, जबकि पेंक ने उत्थान और निम्नीकरण की दर, और इन दोनों प्रावस्थाओं के बीच में जो संबंध होता है उसके प्रतिफल के अनुसार ही स्थलाकृति का विकास होता है। अगली आलोचना है ओमाल महोदय के अनुसार। एक विद्वान है ओमाल महोदय, इन्होंने डेविस के जो भौगोलिक चक्र है कि डेविस ने अपर्दन चक्र को आवश्यकता से अधिक सामान्यीकृत कर दिया। डेविस ने अपर्दन चक्र को आवश्यकता से अधिक सरलीकृत कर दिया। तो ये कुछ आलोचनाएं हुई विद्वानों के अनुसार डेविस के भौगोलिक चक्र की। इसके बावजूद भी जो डेविस का भौगोलिक चक्र है उसको पूरी तरीके से अस्वीकार है, वो नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ सकारात्मक तथ्य हैं जिसके कारण ये लोकप्रिय हैं। तो वो सकारात्मक तथ्य कौन से हैं? डेविस के अपर्दन चक्र में विद्यमान सकारात्मक तथ्य, ठीक है, सकारात्मक तथ्यों के कारण यह अब भी लोकप्रिय है। तो उन सकारात्मक तथ्यों को जानेंगे हम जिसके कारण अपर्दन चक्र है वो वर्तमान में भी लोकप्रिय है, वो बना हुआ है। तो वो सकारात्मक तथ्य है वो देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सकारात्मक तथ्य है। देखिए, पहला है कि डेविस है, उन्होंने तत्कालीन समस्त भूआकृतिक संकल्पनाओं को संकलित करने का प्रयास है वो किया था। डेविस ने
तात्कालिक भू आकृतिक संकल्पनाओं को संकलित करने का प्रयास किया था। अब वो कौन कौन सी भू-आकृतिक संकल्पनाएं हैं जिनको डेविस ने संकलित करने का प्रयास किया था? देखिए, जैसे प्लेफेयर है, उसका नियम है, गिलबर्ट का आधार तल, ठीक है, प्लेफेयर का नियम, ठीक है, गिलबर्ट का आधार तल, इसके अलावा पृथ्वी का जो पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति हटन की, हटन का पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति, ठीक है, इसका इसके अंतर्गत समावेश किया गया था। और डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है, क्योंकि इसी से प्रभावित होकर इन्होंने अपने डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, तो ये पहला सकारात्मक तथ्य था, ठीक है, कि डेविस ने उस समय जो भी जितनी भी भू आकृतिक संकल्पनाएं हैं वो संचालित थी, उनको संकलित करने का प्रयास किया। गिलबर्ट का नियम है, प्लेफेयर का आधार तल है, ठीक है, हटन का पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति है, डार्विन का विकासवाद है। दूसरा, उन्होंने भू आकृतियों के इतिहास को विश्लेषण के लिए नया आधार प्रदान किया। भू आकृतियों के विश्लेषण को नया आधार प्रदान किया। नए सिरे से भू-आकृतियों का विश्लेषण है वो किया जाने लगा। अगला सकारात्मक तथ्य है कि जो डेविस का मॉडल है वो अत्यधिक सरल, ग्राह्य और व्यवहार्य है। डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल, ग्राह्य व व्यवहार्य है, ठीक है। अगला सकारात्मक तथ्य कि डेविस के सिद्धांत के द्वारा भू आकृति के भावी कथन और ऐतिहासिक जो कालक्रम है इनके समझने में सहायता मिलती है। तो ये डेविस के भौगोलिक चक्र के कुछ सकारात्मक तथ्य हैं जिनके आधार पर भौगोलिक चक्र है उसको वर्तमान में भी मान्यता है वो मिली हुई है। ऐतिहासिक कालक्रम कारणों को समझने में सहायता, ठीक है। तो
तो ये हो गया डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। पहले विद्वानों ने इसकी आलोचना की भौगोलिक चक्र की, कि उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया पर आलोचना की। ठीक है, अलग अलग माना था, लेकिन उत्थान के साथ ही अपर्दन शुरू हो जाता है। स्थलाकृति की इन्होंने संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम बताया डेविस ने। पैंक ने क्या बताया? उत्थान और निम्नीकरण की दर का। ओमाल महोदय ने अपर्दन चक्र को माना कि डेविस ने अपर्दन चक्र कहे उसको ज़्यादा से आवश्यकता से अधिक सरलीकृत बना दिया। कुछ सकारात्मक तथ्य हैं जिसके आधार पर वर्तमान में भी इसको मान्यता है वो मिली हुई है। सबसे पहला है कि उस समय जितनी भी संकल्पनाएं प्रचलित थी उनको इन्होंने संकलित करने का प्रयास किया। प्लेफेयर का नेम, गिलबर्ट का आधारतल है, हटन का इतिहास चक्रीय इतिहास है। भूआकृतियों के विश्लेषण को इन्होंने नया आधार प्रदान किया। अत्यधिक सरल और व्यवहार्य मॉडल है और इससे ऐतिहासिक कालक्रम के कारणों को समझने में सहायता मिलती है। तो ये है डेविस का भौगोलिक चक्र कंप्लीट। इसके बाद अगला टॉपिक जो पैंक का भौआकृतिक मॉडल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।